अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मिस नौशीन है और मैं गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज बफर जोन कराची में मैथ्स की लेक्चरर हूँ। जब कॉलेजेस ऑफ हुए तो हमारा कोर्स वाइंड अप हो चुका था और क्लासेस में रिवीजन चल रहा था। इसीलिए मैंने इस वीडियो में सेकेंड ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइन रिवाइज करवाने की कोशिश की है। मैंने चैप्टर नंबर 2 के सारे फॉर्मूले इसमें रिवाइज करवाए हैं। इसके अलावा 5 ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस किया है और एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। चैप्टर नंबर 2 से एक शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का और एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है। इसके अलावा 2 से 3 एमसीक्यूज भी आते हैं। तो तकरीबन 17 to 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 से पेपर में मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अगर हम किसी पॉइंट का ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि पॉइंट पी का ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 है, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे ओरिजिन से किसी पॉइंट का तो वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 वर्टिकल डिस्टेंस है पॉइंट पी का फ्रॉम ओरिजिन। अब एक एमसीक्यूज आता है जो आपको अक्सर 5 में मिलेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 4,2 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम वाई एक्सिस। आपसे किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछते हैं तो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस पूछते हैं तो वो उसे 4 कह देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप फिगर देखें तो पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 2 है। 2 जो कि वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस है। और अगर आप पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखें तो वाई एक्सिस से जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो 4 है। तो फ्रॉम एक्स एक्सिस 2 होगा और फ्रॉम वाई एक्सिस डिस्टेंस 4 होगा। कोऑर्डिनेट एक्स 4 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 2 होगा। चैप्टर नंबर 2 में जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर हमें किसी दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, या हमें किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 जो दो पॉइंट्स जिनके दरमियान हमें डिस्टेंस निकालना है उनके कोऑर्डिनेट होते हैं। हम एक पॉइंट को x1 y1 कह देंगे और दूसरे पॉइंट को x2 y2। ये एक एग्जांपल भी मैंने सॉल्व करके दिखाई है। अगर आपके पास एक पॉइंट a 2 3 है इसे x1 y1 कह देंगे और दूसरा पॉइंट b 3 माइनस 4 है इसे हमने x2 y2 कह दिया और फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास a और b के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 2/5 यूनिट होगा। और आप इसमें b को भी x1 y1 कह सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर की वजह से अगर हम इसकी जगह चेंज भी कर दें तो कोई फर्क आंसर पर नहीं पड़ेगा। हम b को x1 y1 और a को x2 y2 भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है 2.1 का जो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं। ये 2019 में आया हुआ है पेपर में। The vertices A, B and C of a triangle are 2, 1, 5, 2 and 3, 4 respectively. Find the coordinate of the circumcenter and radius of the circumcircle of the triangle ABC. इस क्वेश्चन में हमें circumcenter और रेडियस कैलकुलेट करना है सर्कमसर्कल का। सर्कमसर्कल क्या होता है? अगर कोई सर्किल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है तो उसको हम सर्कम सर्किल कहते हैं। उसका सेंटर सर्कम सेंटर कहलाता है और रेडियस सर्कम रेडियस कहलाता है। अब इस क्वेश्चन में हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं जिसको हमने a, b सपोज किया है। हमें मालूम है OA, OB और OC तीनों रेडियस हैं और रेडियस सर्किल का सेम रहता है, इसलिए हम इन तीनों डिस्टेंस को इक्वल ले लेंगे। सबसे पहले हम तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे OA, OB और OC डिस्टेंस फॉर्मूले से।
ओ ए में हम ओ और ए की कोऑर्डिनेट लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस टू होल स्क्वायर प्लस b माइनस वन होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह हम ओ बी और ओ सी कैलकुलेट करेंगे। फिर क्योंकि ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो हम दो दो करके डिस्टेंस को इक्वल लेंगे और दो इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहले हमने ओ ए और ओ बी को बराबर लिया है, दोनों तरफ हम होल स्क्वायर के फॉर्मूले यूज करेंगे। तो ये a माइनस टू होल स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर हो जाएगा। इसी तरह हम चारों फॉर्मूले खोल देंगे और रूट से स्क्वायर रूट दोनों साइड पर कैंसिल हो जाएगा। और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो दोनों साइड पर आप देखें ए स्क्वायर से कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से कैंसिल होगा, और जो सिम्प्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आएगी वो एक लीनियर इक्वेशन होगी। माइनस फोर ए माइनस टू बी प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस टेन ए माइनस फोर बी प्लस 29। हम इस इक्वेशन को बी के लिए या ए के लिए, आपकी मर्जी है, दोनों के लिए कर सकते हैं। हम सॉल्व कर लेंगे। मैंने बी के लिए सॉल्व किया है तो ये बी इज इक्वल टू 12 माइनस थ्री ए के बराबर आ गया, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। फिर इसी तरह से हम ओ बी और ओ सी को बराबर लेंगे। आप चाहें तो ओ ए और ओ सी को भी बराबर ले सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। उससे भी हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, आंसर सबसे सेम ही आएगा। ओ बी और ओ सी के डिस्टेंस को बराबर लेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर करेंगे जो हमने ऊपर किया है। चारों वैल्यूज को फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे और एक लीनियर इक्वेशन हमें और मिल जाएगी, a माइनस बी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में हम b की वैल्यू ऊपर जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखी है, b इज इक्वल टू 12 माइनस थ्री ए, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो हमें, और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 13/4। इस 13/4 वैल्यू को हम वापस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे b इज इक्वल टू 12 माइनस थ्री ए में, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 13/4 एंड 9/4। अब क्योंकि हमें रेडियस भी फाइंड आउट करना है तो हमें मालूम है ओ ए ओ बी या ओ सी तीनों रेडियस हैं। हम किसी भी एक में ए और बी की वैल्यूज को पुट करेंगे और सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हम कोई सा भी क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करनी है, हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं। हमें अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस मालूम है, हम तीनों ए बी सी, तो हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों बराबर आने चाहिए। हम राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होता है। हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालेंगे, परपेंडिकुलर की और बेस की, और इसे पाइथागोरस थ्योरम के जरिए प्रूव कर देंगे। हम स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। चार वर्टिसेस गिवन होंगे, हमें स्क्वायर के लिए फोर साइडेड फिगर होती है, चारों के डिस्टेंस निकालेंगे, इक्वल आने चाहिए। हम रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं, पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हम दोनों के लिए ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूव करेंगे। लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो हम साइड्स के साथ साथ डायगोनल्स को भी प्रूव करके दिखाएंगे, ताकि दोनों में, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 से पहले इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूलाज गिवन है। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन से क्या मतलब है? अगर कोई पॉइंट P किसी भी लाइन को, सेगमेंट को डिवाइड कर रहा हो इंटरनली या एक्सटर्नली, जैसे यहाँ डायग्राम में गिवन है फिगर 1 में पॉइंट P ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन रेशो m:n। जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली हम किसी ना किसी रेशो में कर रहे होते हैं। हो सकता है हम सेम रेशो ले रहे हों, कभी कभी हम डिफरेंट रेशो ले रहे हों, लेकिन डिवीजन हमेशा एक रेशो में होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी को 50 रुपीज दो स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, तो हम या तो उन्हें इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या हम एक को जो है वो डबल दे देंगे, दूसरे को उसका सिंगल पार्ट देंगे, तो ये रेशो कहलाता है। तो अगर कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है किसी लाइन को इंटरनली रेशो m और n में, या एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का मतलब ये है कि हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया है और ये पॉइंट P जो है वो a और b से एक्सटर्नल पोजीशन पर मौजूद है, और रेशो इसका क्या है, a से इसका रेशो m है और b से इसका रेशो n ही है। तो ये दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। आपको रेशियो गिवन होने चाहिए और आपको दोनों पॉइंट गिवन होने चाहिए। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि देखिए रेशियो m जो है वो x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और n जो है वो x1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हम ये नहीं करेंगे कि हम m को x1 से मल्टीप्लाई कर दें,
हम नाम कुछ भी दें, लेकिन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन होती है। एक्सटर्नल डिवीजन में सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, वही जो इंटरनल डिवीजन का है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम इक्वल डिवीजन भी करते हैं, तो जब हम इक्वली डिवाइड करेंगे, यानी अगर पॉइंट पी जो है वो ए और बी के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा तो ये बिल्कुल मिड हो जाएगा, और जब ये मिड हो जाएगा तो दोनों रेशो बराबर हो जाएंगे, तो उसे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। अगर आप पी एक्स वाई में एम और एन को बराबर रख लें तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 2.2 का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 2:5 एंड 3-2 रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में आपने पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड आउट करना है, और आपको दो रेशो गिवन है, एक 2:5 और एक 3:-2। तो हम सबसे पहले पॉइंट ए को -3,7 x1 y1 सपोज कर लेंगे, पॉइंट बी 2,6 को x2 y2 सपोज कर लेंगे, और पहले 2:5 रेशो लेंगे जिसमें हमने एक को m कहा है और एक को हमने n कहा है, और हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट डिवीजन आ जाएगा -11/7 एंड 47/7। जो दूसरा रेशो हमें गिवन है 3-2, उसके लिए हमने एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज किया है। अगर रेशो में माइनस साइन हो तो इट मीन्स कि ये डिवीजन एक्सटर्नल हो रही है, इसलिए हमने एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज किया है। तो माइनस साइन सिर्फ ये शो करती है कि जो डिवीजन है वो एक्सटर्नल है। आपने एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले में माइनस साइन पुट नहीं करनी है, आपने m को 3 लेना है और n को 2 लेना है। तो जो दूसरा आपका पॉइंट है वो 12,4 है। तो माइनस साइन सिर्फ ये शो करती है कि डिवीजन एक्सटर्नल है, उसे हमने सॉल्यूशन में यूज नहीं करना। हाँ, अगर आप 3-2 को भी इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में ही रखते हैं तो फिर आपने m को 3 लेना है और n को -2 लेना है। अगर आप इंटरनल डिवीजन से सॉल्व करना चाहें तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल से करेंगे तो फिर आपने माइनस साइन नहीं रखनी है। ये फर्क है इन दोनों सॉल्यूशन में। ये भी 2.2 का क्वेश्चन है, और ये 2018 में भी आया है और 2016 में भी आया है। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन -5, 3 एंड 8, 6। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इस क्वेश्चन में आपको रेशियो फाइंड आउट करना है और पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड आउट करना है। अब चूंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि y एक्स पॉइंट ऑफ डिवीजन y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर हमने उस पॉइंट को C का नाम दिया है, और इसके कोऑर्डिनेट हमने 0 और y लिए। 0 क्यों लिया है? इसलिए कि जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पर होता है उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और y कोऑर्डिनेट को हमने y लिया है इसलिए कि यह अननोन है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। रेशो हमने m1 m2 लिए हैं। जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया वहाँ हमने m और n यूज़ किए हुए थे। आप m1 m2 यूज़ कर लें या m और n यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, नाम हम कोई भी दे सकते हैं। ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमने p x y दोनों पॉइंट हमें गिवन है, p और q। एक को x1 y1 लेंगे, एक को x2 y2 लेंगे, और फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम पुट कर देंगे। इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे x कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट से, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर x कोऑर्डिनेट 0 है और राइट हैंड साइड पर x कोऑर्डिनेट 8m1 -5m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 है। पहले हम x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए कि हमें लेफ्ट पर x कोऑर्डिनेट मालूम है, उसकी वैल्यू 0 है। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, m1 प्लस m2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वो लेफ्ट पे जाके 0 हो जाएगा, 8m1 -5m2 वैल्यू आएगी, और फिर हम यहाँ से m1 अपॉन m2 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 5/8 है। जब हमें रेशो मालूम हो गया है, अब हम इसी इक्वेशन में जहाँ हमने x कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया था हम y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे। तो लेफ्ट पर y है और राइट पर 6m1 प्लस 3m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ हम m1 और m2 की वैल्यूज जो कि अब हमें मालूम हो चुकी हैं वो पुट कर देंगे, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 54/30। आखिर में हमें आंसर बिल्कुल इसी तरह से लिखना है कि हमने रेशो बताना है कि 5:8 आ गया है, और पॉइंट ऑफ डिवीजन को हमने C0 54/30 लिखना है। इसके भी नंबर होते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रॉइड।
सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइड बाइसेक्टर, वो लाइंस जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को बाइसेक्ट करती हैं। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि लाइन ए डी ने साइड बी सी को बाइसेक्ट किया है, लाइन सी एफ ने साइड ए बी को बाइसेक्ट किया है, और लाइन बी ई ने साइड ए सी को बाइसेक्ट किया है। तो ये तीनों साइड बाइसेक्टर, जिन्हें हम मीडियन कहते हैं, वो लाइन जो साइड को बाइसेक्ट करती हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, वो मीडियन कहलाती हैं ट्राइंगल के। ऑफ अ ट्राइंगल सेंट्रॉइड डिवाइड, अच्छा जहां ये तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट जी पर आप देखें तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड तीनों मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है कि जी ने डिवाइड किया है मीडियन ए डी को इन रेशो 2:1 में, और ये रेशो हम वर्टेक्स से लेते हैं, यानी वर्टेक्स ए है तो ए की तरफ से रेशो 2 होगा और नेक्स्ट वाला रेशो 1 होगा। इसी तरह अगर हम देखें तो ये फिगर में शो नहीं हुआ लेकिन हम देख सकते हैं कि बी ई को भी जो पॉइंट जी है वो 2:1 के रेशो में ही डिवाइड करेगा, और सी एफ को भी ये 2:1 के रेशो में ही डिवाइड करेगा, यानी ये तीनों मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। इसका फॉर्मूला x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3 होता है। अमूमन एमसीक्यूज भी इस टॉपिक से आता है, आपको 5 में भी मिलेंगे ऐसे एमसीक्यूज। आप ये चीज भी एमसीक्यूज में आ सकती है कि सेंट्रॉइड इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डैश, यानी मीडियन आएगा फिर। और इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि साइड बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉल्ड मीडियन, साइड बाइसेक्टर्स को हम मीडियन भी कहते हैं। साइड बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके अलावा एक एमसीक्यू और आता है इसी में, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये साइड बाइसेक्टर है जिन्हें हम मीडियन कहते हैं, एक होते हैं एंगल बाइसेक्टर, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट इन सेंटर कहलाता है। ये दोनों टॉपिक क्योंकि 2.2 में मौजूद है इसलिए मैं एमसीक्यूज के हवाले से डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा जो ऊपर रेशो वाली बात डिस्कस हुई है ये भी एमसीक्यूज में आ सकती है। तो साइड बाइसेक्टर्स of a median of a triangle are called median, and intersection point of side bisector is called centroid. Intersection point of angle bisector is called incenter. उसके बाद ये क्वेश्चन है सेंट्रॉइड का जो 2019 में आया है। The centroid of a triangle whose two vertices are 2, 4, 3, -4 is found to be 3, 1, यानी आपको सेंट्रॉइड गिवन है और आपको थर्ड वर्टेक्स निकालना है, तो आप फॉर्मूले में सेंट्रॉइड की जगह 3, 1 पुट कर देंगे। बाकी दो वर्टिसेस गिवन है, एक को x1 y1 ले लेंगे, एक को x2 y2 ले लेंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। x3 y3 हमें मालूम नहीं है, थर्ड वर्टेक्स में फाइंड आउट करना है। दोनों साइड पर x कोऑर्डिनेट को, लेफ्ट साइड पर x कोऑर्डिनेट 3 है, राइट पर 5 + x3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट लेफ्ट पर 1 है, राइट पर 0 + y3/3 हो जाएगा। इक्वेट कर देंगे और x3 y3 की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये एक सेंट्रॉइड का क्वेश्चन है, बहुत आसान फॉर्मूला है और क्वेश्चन भी बहुत आसान है। नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लिनेशन एंड स्लोप। इंक्लिनेशन क्या है? जब कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस एंगल को हम इंक्लिनेशन कहते हैं। अगर हम इस एंगल का टेंजेंट कैलकुलेट कर लें तो उसको हम स्लोप ऑफ अ लाइन कहते हैं। The slope of a line is defined as the tangent of the angle of inclination. इंक्लिनेशन क्या है? सिंपल एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किसी भी लाइन का इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उस एंगल का अगर हम टेंजेंट कैलकुलेट कर लें तो उसे हम स्लोप कहते हैं और हम इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज के हवाले से क्वेश्चंस हैं जो आपको 5 में भी मिलेंगे। हमसे पूछा जाता है कि इंक्लिनेशन और स्लोप बताइए एक्स एक्सिस का। इंक्लिनेशन क्या है? लाइन का एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो उसका एंगल एक्स एक्सिस से 0 ही होगा, और जब हम उसका टेंजेंट लेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन यानी एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस 90 डिग्री होता है, और जब हम उसका टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे तो 10, 90 इंफिनिटी होता है। तो इस तरह एक्स एक्सिस का स्लोप इंक्लिनेशन 0 होगा, 0 डिग्री और स्लोप 0 होगा, और वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन 90 डिग्री और स्लोप इंफिनिटी होगा।
अब अगर हम बात करें इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, अगर आप फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर देखें तो उसका एंगल एक्स एक्सिस से 45 डिग्री होगा और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का जो बाइसेक्टर है उसका इंक्लिनेशन 45 होगा और उसका स्लोप 1 होगा। इसी तरह अगर हम सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का इंक्लिनेशन देखें तो एंगल हमारे पास 135 होगा और अगर उसका हम टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे यानी हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो 10 135 इज -1। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, स्लोप निकालने का एक मेथड और है। अगर हमें एक लाइन गिवन है जिसके दो पॉइंट हमें मालूम है तो फिर हम स्लोप के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप निकालने के कई मेथड हैं जो सेकेंड ईयर मैथ्स की बुक में मौजूद हैं, जिनमें से एक मेथड इंक्लिनेशन से निकालने का है कि आप इंक्लिनेशन का टेंजेंट ले लें तो स्लोप आ जाएगा। एक मेथड ये है जब आपको दो पॉइंट मालूम हो तो आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 से। उसके बाद ये दो कंडीशंस लिखी हुई हैं स्लोप की, अगर लाइंस पैरेलल हों तो स्लोप इक्वल होते हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप बराबर होंगे। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। अगर दो लाइंस के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 के बराबर आएगी। उसके बाद ये क्वेश्चन गिवन है, यूजिंग स्लोप प्रूव दैट the vertices are points are the vertices of right angle triangle। देखिए यही क्वेश्चन 2.1 में भी आता है लेकिन वो डिस्टेंस फॉर्मूले से करना होता है। तो अगर एग्जाम में ये मेंशन है कि आपने स्लोप से करना है तो फिर आपने स्लोप का मेथड यूज करना है, और अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आपने उसी मेथड से करना है, और अगर कोई मेथड मेंशन नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है कि आप किस मेथड से करें। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल को स्लोप के मेथड से किस तरह प्रूव करेंगे। हमें मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है, तो यकीनन दो साइड के स्लोप की प्रोडक्ट -1 होनी चाहिए। हम तीनों साइड का स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी। फॉर्मूला वही है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो आप देख लीजिए कि बी सी का स्लोप और ए सी के स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ रही है। इसी तरह हम ये एक और क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू ए इज 3 टाइम्स द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू बी। लोकस किसे कहते हैं? लोकस हम इक्वेशन को कहते हैं। हम किसी भी पॉइंट का जो पाथ होता है जिसे वो फॉलो करता है उसे हम लोकस कहते हैं, और पॉइंट का जो पाथ होता है वो इक्वेशन ही होती है। इक्वेशन से ही हम डिफरेंट पॉइंट निकालते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमें एक इक्वेशन निकालनी है जिसके लिए हमें कंडीशन गिवन है कि आप एक पॉइंट लेंगे pxy, उसका स्लोप a से और b से कैलकुलेट करेंगे। तो ये 3 टाइम्स की कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। तो आप देख लीजिए कि स्लोप ऑफ pa हम सबसे पहले मालूम करेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, इसे हम m1 कह देंगे। और हम स्लोप ऑफ pb मालूम करेंगे, pb हमें मालूम है और b के पॉइंट भी हमें गिवन है। जो कंडीशन गिवन है वह हम दोनों वैल्यूज पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बिल्कुल इक्वेशन की तरह, जिस तरह हम अलजेब्रिक इक्वेशन निकालते हैं वैसे हम ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल हमने दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट और राइट पर, जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देंगे तो एक्स वाई इज इक्वल 3, ये लोकस की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर हमें किसी दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। यानी कि हमें दोनों लाइंस के स्लोप मालूम होने चाहिए और एंगल हम हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालेंगे तो एंगल के साथ माइनस साइन भी आएगी, यानी माइनस साइन का इफेक्ट होगा। तो दोनों फॉर्मूले हैं एंगल फ्रॉम L1 टू L2। ये क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपने किस लाइन से किस लाइन का एंगल निकालना है। तो जिस लाइन का एंगल निकालना है उसका स्लोप आप पहले लिखेंगे, यानी L1 टू L2 है तो आप L2 का स्लोप पहले यूज करेंगे फॉर्मूले में, फिर माइनस m1 दूसरी लाइन का स्लोप लिखेंगे। इसी तरह अगर एंगल फ्रॉम L2 टू L1 निकालना है तो फिर आप L1 का स्लोप पहले लिखेंगे और L2 का स्लोप बाद में लिखेंगे। ये क्वेश्चन है द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन L1 विथ स्लोप -1 अपॉन 2 टू अ लाइन L2, यानी L1 टू L2 इज 135 डिग्री। फाइंड द स्लोप ऑफ L2। तो इस क्वेश्चन में आपको
लाइन L1 का स्लोप गिवन है और दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो गिवन है और आपको L2 का स्लोप निकालना है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि L1 टू L2 क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है तो 135 हमने L1 टू L2 काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया है। M1 का L1 का स्लोप गिवन है, इसलिए हमने M1 लिया है। L2 के स्लोप को हमने M2 का नाम दिया है और क्योंकि L1 टू L2 है तो M2 का स्लोप पहले आएगा और M1 का स्लोप बाद में आएगा। M2 का स्लोप हमें मालूम नहीं है, एंगल की जगह हमने 135 और M1 की जगह हमने 1/3 जो कि गिवन था वो क्वेश्चन में पुट कर दिया है। इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमें M2 की वैल्यू -2 मिल जाएगी। तो इस फॉर्मूले में आपने ये ख्याल जरूर रखना है कि एंगल कहाँ से कहाँ गिवन है, L1 टू L2 और L2 टू L1। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम किस तरह किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जितने भी हमारे टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 2 में, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि जब तक हमें इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम और जो सेकेंड ईयर मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं चैप्टर 3 और कोनिक के जो चैप्टर्स हैं सर्किल एंड कोनिक, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, हम वहाँ अगर हमारी लैकिंग यहाँ रह जाएगी तो हम वहाँ सही से काम नहीं कर सकते। हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहला फॉर्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म कहलाता है। अगर हमें लाइन का स्लोप और एक पॉइंट गिवन है तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। अगर हमें किसी लाइन पर 2 पॉइंट गिवन है तो हम 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करके लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप इस 2 पॉइंट फॉर्म को देखें तो ये असल में स्लोप पॉइंट फॉर्म ही है। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 m की ही वैल्यू है, तो ये दोनों तकरीबन सेम ही है। बस अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। फिर थर्ड फॉर्मूला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर हमारे पास स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन है तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे y = mx + b। और अगर हमें दोनों इंटरसेप्ट गिवन है x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट तो हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं x/a + y/b = 1। x और y इंटरसेप्ट क्या होते हैं, जितनी वैल्यूज x एक्सिस पर लाई करती हैं यानी जिनके लिए y 0 हो उन वैल्यूज को हम x इंटरसेप्ट कहते हैं। इसलिए कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और जितनी x की वैल्यूज होती हैं वो सब x इंटरसेप्ट कहलाती हैं। बिल्कुल इसी तरह y एक्सिस पर जितनी y की वैल्यूज होती हैं, y एक्सिस पर जो लाई करती हैं उनको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं और y एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x इंटरसेप्ट के लिए y 0 होता है और y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 1 ही आपका 2.5 का है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये निकालना आना चाहिए कि अगर लाइन किसी भी एक्सिस के पैरेलल होगी तो फिर आप उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन हमेशा y में आएगी, यानी उसकी इक्वेशन में सिर्फ y होगा, x नहीं होगा। वरना लाइन की इक्वेशन अगर आप देखें तो हम उसमें x भी होता है, y भी होता है और कांस्टेंट वैल्यू भी होती है। ax + by + c = 0 जनरल फॉर्म है जो चैप्टर 3 में डिस्कस की जाएगी। अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन सिर्फ y में आएगी और वो डिस्टेंस लेंगे जो उस लाइन का x एक्सिस से है। तो आप देखें फिगर 1 में लाइन जो रेड से लाइन बनी हुई है वो x के पैरेलल है और उसकी का जो डिस्टेंस है x एक्सिस से वो b है। तो लाइन की इक्वेशन y में आएगी और डिस्टेंस लेंगे उस लाइन का x एक्सिस से जो कि b के बराबर है। और अगर आप इक्वेशन ऑफ x एक्सिस निकालें तो वो 0 होगी, इसलिए कि कोई भी डिस्टेंस y पे कवर नहीं होगा। जैसे यहाँ तो हमने b डिस्टेंस पे लाइन बनाई हुई है, अगर हमें x एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है तो वो भी y में ही आएगी, लेकिन कोई डिस्टेंस कवर नहीं होगा। अगर आप x एक्सिस की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं तो y = 0 होगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो y एक्सिस के पैरेलल है तो आप देखें ये रेड लाइन रेड कलर से जो शो हो रही है वो y के पैरेलल है और इसका डिस्टेंस, इसकी इक्वेशन हमेशा x में आएगी और इसका भी डिस्टेंस आप y एक्सिस से लेंगे। आप देखें y से इसका डिस्टेंस क्या है, a, तो x = a। और अगर आपको y एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है तो आप y एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे और जब y एक्सिस पर आ जाएंगे तो इक्वेशन तो x में ही आएगी लेकिन डिस्टेंस 0 हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस से y एक्सिस का डिस्टेंस 0 है।
तो x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में। तो लाइन अगर x के पैरेलल है तो इक्वेशन आपको y में लेनी है, और अगर y लाइन जो है वो y के पैरेलल है तो इक्वेशन हमेशा x में आएगी। ये क्वेश्चन 2.5 में है और 2015 में भी ये क्वेश्चन आया है। A is 2/3 the way from point P to Q and B is the midpoint of R and S. Find the equation of AB. यही क्वेश्चन आपको 2.2 में भी मिलेगा, यही क्वेश्चन 2.4 में भी है। सिर्फ फर्क क्या है कि 2.2 में आपसे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB कहाँ है और 2.4 में फाइंड द स्लोप ऑफ AB कहाँ है। तो बाकी पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, A और B फाइंड आउट करने का, और फिर एंड में जहाँ आप इक्वेशन के फॉर्मूले यूज कर रहे हैं वहां आप स्लोप और डिस्टेंस के फॉर्मूले यूज करेंगे। तो ये दोनों एक्सरसाइज, तीनों एक्सरसाइज में ये सेम क्वेश्चन है। अब आप ये इसका सोल्यूशन देख लीजिए। हमने पॉइंट ए जो है वो 2/3 पर है पॉइंट पी एंड क्यू से। इसका मतलब है कि ये किसी रेशो में पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है, तो हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ एक बात नोट करने की है कि हमने रेशो क्या लेना है। यहाँ गिवन है 2/3, तो अमूमन स्टूडेंट्स लेते हैं 2 and 3 और यही गलत है। आपने ये 2/3 रेशो 2:3 नहीं दिया हुआ, ये 2/3 इट मीन्स कि आपका पी से लेकर ए तक का जो रेशो है वो 2/3 दिया हुआ है। तो आपने जो नेक्स्ट पार्ट बचेगा पी ए से लेकर क्यू तक वो 1/3 यानी 1/3 होगा। तो आपने रेशो 2:1 लेना है। 2/3 गिवन है तो इट मीन्स कि रेशो 2:1 होगा, यानी एक पार्ट 2/3 है 2/3, तो दूसरा पार्ट 1/3 होगा। तो आपका रेशो जो बनेगा वो 2:1 होगा। बाकी आपने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेना है, और इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमें पॉइंट ए मिल जाएगा -5, 6। फिर बी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले में हम यूज कर लेंगे। आर के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 कह देंगे और एस के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 कह देंगे। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें बी के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो 3 - 9 होंगे। उसके बाद आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी बताया क्वेश्चन के कि जब हमें 2 पॉइंट मिल गए ए और बी तो हम स्लोप भी मालूम कर सकते हैं, हम डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। तो ये सवाल किसी भी तरह से आ सकता है और एक्सरसाइज में भी मौजूद है। तो इक्वेशन ऑफ ए भी हमें निकालनी है, हमें ए के पॉइंट मालूम है, हमें बी के पॉइंट मालूम है। हम 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें मिल जाएगी 15x + 8y + 27 = 0। ये क्वेश्चन भी 2.5 का ही है और 2016 में ये आया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -2 -4 एंड हैज सम ऑफ इंटरसेप्ट = 3। आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है और आपको दोनों इंटरसेप्ट यानी x और y इंटरसेप्ट का सम 3 के इक्वल गिवन है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो हम लाइन की इक्वेशन 2 इंटरसेप्ट फॉर्म से फाइंड आउट करेंगे। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a + y/b = 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। गिवन कंडीशन क्या है, a + b = 3, सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 3। यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 3 - a होगी। इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, एलसीएम लेंगे, a × 3 - a एलसीएम होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। अब क्योंकि ये लाइन जिसकी इक्वेशन नंबर 2 में आई है ये -2 -4 से पास हो रही है, तो जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो उस पॉइंट को हम उसकी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x की जगह हम -2 पुट कर देंगे और y की जगह हम -4 पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी a² - 5a - 6। यहाँ से हम a की 2 वैल्यूज निकाल लेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो a की 2 वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, एक वैल्यू 6 होगी और एक वैल्यू -1 होगी। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमें दो लाइन की इक्वेशन मिल जाएंगी, एक x - 2y - 6 और एक 4x - y + 4। ये भी 2.5 का क्वेश्चन है और 2017 में आया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रूव दैट द पॉइंट्स whose coordinates are 5, 1, 1 - 1 and 11, 4 lie on a straight line. Find the intercept made by this line on the axis. हमें तीनों पॉइंट्स जो गिवन है ये प्रूव करना है कि ये तीनों एक ही लाइन पर हैं। तो इसके लिए हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करते हुए पहले लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे
अब 2 पॉइंट फॉर्मूले में हमें कोई 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, हम कोई से भी 2 पॉइंट यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने 5,1 and 1-1 यूज किया है, आप 11,4 और 5,1 भी यूज कर सकते हैं। कोई से भी 2 पॉइंट यूज करके हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे लाइन की। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें लाइन की इक्वेशन मिलेगी x - 2y - 3 = 0। अब जो थर्ड पॉइंट रह जाएगा उस पॉइंट को हमने इस इक्वेशन में, जो हमने लाइन की इक्वेशन निकाली है, उसमें पुट करेंगे। जैसे यहाँ हमारे पास 11,4 रह गया था, तो हम x की जगह 11 और y की जगह 4 पुट करेंगे। तो थर्ड पॉइंट को अगर वो भी इसी लाइन पर है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप देख लें, दोनों साइड पर सेटिस्फाई करने का मतलब है कि लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों सेम आएंगी, तो यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के आंसर 3 आ रहे हैं। इट मीन्स कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। उसके बाद हमें x और y इंटरसेप्ट निकालने थे, तो हम लाइन की इक्वेशन में, हमें मालूम है x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 होती है, तो हम लाइन की इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। और फॉर y इंटरसेप्ट हम x0 पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू -3/2 मिल जाएगी। तो दोनों इंटरसेप्ट हमें x - 2y = 3, जो लाइन की इक्वेशन हमने निकाली है, वहां से फाइंड आउट करनी होगी। ये चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।